नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 18 नवंबर 2025 की एक और थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई खबर निकल कर आई है, जहां पर आपको कुछ 3 इश्यूज है जो काफ़ी ज़्यादा पहले भी इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, विस्तार से वीडियो भी बनाया था और फिर से ये खबर निकल कर आई है 18 नवंबर 2025 को। ठीक है, जहां पर देखिए जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीएसएनएल ईयू एंड एनएफटीई बीएसएनएल मीट्स डायरेक्टर एंड बीएसएनएल फॉर सेटलमेंट ऑफ बर्निंग इश्यूज। ठीक है, बर्निंग इश्यूज क्या क्या है देखिए, मेंबरशिप वेरिफिकेशन है जो कि सदस्यता सत्यापन। आपको पता है कि बीएसएनएल ईयू के लिए कितना ज्यादा मान्य रखता है सदस्यता सत्यापन। ठीक है, अब वो जो 8 अक्टूबर 2025 को जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी पर हस्ताक्षर हुए थे वो इसीलिए हुए थे क्योंकि अगर लेट होते और इसके पहले यानी कि 16 अक्टूबर 2025 को बीएसएनएल ईयू का सदस्यता जो सत्यापन है, मेंबरशिप वेरिफिकेशन, जो लास्ट एंडिंग डेट थी, अगर वो खत्म हो जाती तो उसके बाद अगर थर्ड पीआरसी लागू होती तो बीएसएनएल ईयू का यहाँ पर कोई काम ही नहीं रह जाता। ठीक है, इसलिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन खत्म होने से पहले ही, मतलब जो उनकी एक अवधि रहती है 2 से 3 साल की, वो अवधि खत्म होने वाली थी। अब खत्म होने के पहले उन्होंने थर्ड पीआरसी लागू करवा दी। मतलब लागू का मतलब ये है कि हस्ताक्षर करवा दिए थे। ठीक है, फिर भी अभी वो उसका मुद्दा उठ रहा है, अभी भी वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, मेंबरशिप वेरिफिकेशन नहीं मिला इनको। और सेकंड मुद्दा है कश्मीर वेले स्पेशल अलाउंस, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, आपको इसके बारे में भी कुछ अपडेट है वो देखेंगे। और तीसरा है पेमेंट ऑफ पेंडिंग डियरनेस अलाउंस टू कैजुअल लेबर्स। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स पर आज अपडेट निकल कर आई है, तो देखेंगे। ठीक है, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहला पॉइंट आता है हमारा सदस्यता सत्यापन। ठीक है, जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन उस पर क्या अपडेट निकल कर आई है 18 नवंबर को, वो देखते हैं। ठीक है, सदस्यता सत्यापन यानी कि मेंबरशिप वेरिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी संगठन में अधिक सदस्यों वाली यूनियनों की पहचान की जाती है, जिसके बाद मान्यता प्राप्त यूनियन यानी कि रिकॉग्नाइज्ड यूनियन का दर्जा मिलता है। ठीक है, यह दर्जा यूनियन को प्रबंधन के साथ बातचीत करने और समझौता करने का अधिकार देता है। ठीक है, अब देखिए बीएसएल में भी बहुत सारी यूनियंस हैं। ठीक है, अब इन यूनियंस में कुछ यूनियन ऐसी होती है जिनमें ज्यादा सदस्य होते हैं और वो यूनियन जिस पर जो भी कर्मचारी है वो भरोसा करते हैं। ठीक है, ऐसी यूनियन को यहाँ पर मान्यता मिलती है और उस मान्यता के कारण जिस भी यूनियन को ये मान्यता मिल जाती है, उस यूनियन को ये अधिकार हो जाता है कि वो मैनेजमेंट के सामने जो भी कर्मचारी के जितने भी मुद्दे हैं, कुछ भी इश्यूज वगैरह होते हैं, जैसे कि थर्ड पीआरसी का इश्यू हो गया, ठीक है, कुछ सैलरी को लेकर कुछ इश्यू हो गया, तो उन इश्यूज को मैनेजमेंट के सामने रख सकती है, मैनेजमेंट से बात कर सकती है, मैनेजमेंट पर दबाव डाल सकती है, क्योंकि उनको मान्यता प्राप्त है, उनके पास एक लाइसेंस जैसा कुछ आ गया है, जिससे वो जो मैनेजमेंट है वो भी उनको मान्यता प्राप्त यूनियन को दर्जा देती है कि हाँ, आप हमसे बात कर सकते हो, पूरा जो भी कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, यूनियनों ने अपनी मुख्य मांगों के रूप में गुप्त मतदान प्रणाली यानी कि सीक्रेट बैलेट सिस्टम पर जोर दिया है। प्रणाली श्रम जगत में सबसे लोकतांत्रिक मानी जाती है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव निष्पक्ष हो और कर्मचारियों पर किसी प्रकार का दबाव न हो। ठीक है, रिपोर्ट बताती है कि यूनियनों ने बीएसएनएल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैनेजमेंट के प्रस्ताव को एक मुश्त यानी कि वन टाइम मेजर के रूप में स्वीकार कर लिया है। ठीक है, अब फिलहाल वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल के चल रहे पुनरुद्धार प्रयासों और गंभीर वित्तीय संकट से है गुप्त मतदान एक लंबी और समाधान खर्चीली प्रक्रिया हो सकती है। इस समझौते में यह संकेत मिलता है कि यूनियन ने तत्काल मान्यता प्राप्त करने और कंपनी के पुनरुद्धार में सहयोग करने के लिए व्यवहारिक रूप अपनाया है, भले ही उन्हें पहले पसंदीदा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझौता करना पड़ा हो। यह सहयोगपूर्ण श्रम प्रबंधन मॉडल की ओर एक अस्थायी कदम हो सकता है। ठीक है, अब देखें इस जो अपडेट है, जो यूनियंस है, यूनियंस की मान्यता प्राप्त यूनियन है, मान्यता प्राप्त करने के लिए सारी यूनियंस ने गुप्त मतदान किया है। उसे ये कर्मचारी ही तय करेंगे कि कौन सी यूनियन को यहाँ पर ये पद मिलना चाहिए कि वो बीएसएनएल मैनेजमेंट से कर्मचारी की तरफ से बात कर सके। ठीक है, मतलब किसको मान्यता मिलनी चाहिए, अभी यही चल रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कश्मीर घाटी विशेष भत्ता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भेदभाव और मनोबल का यहाँ पर इशू है। देखिए, यह भत्ता उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो कठिन और अक्सर उच्च जोखिम वाले परिचालन क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। इस भत्ते में देरी सीधे तौर पर कर्मचारियों के मनोबल और सेवा शर्तों को से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए उदासीन रवैये का
यूनियन नेताओं द्वारा प्रबंधन के उदासीन रवैये पर गहरा असंतोष व्यक्त करना, कर्मचारी कल्याण के प्रति कंपनी की प्राथमिकता पर गंभीर सवाल उठाता है। कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण जोखिम भरा होता है, इसलिए उनका विरोध भत्ता, नैतिक और परिचालन दोनों ही दृष्टिकोणों से आवश्यक है। ठीक है। अब यहाँ पर यूनियनों का यह तर्क है कि अन्य सरकारी विभागों ने अपने कर्मचारियों को यह लाभ पहले ही दे दिया था, यह समानता का मुद्दा उठाता है। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पर आपको बताया था कि जो केंद्रीय कर्मचारी है उनमें जितने भी यहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह रैंक में है या फिर कोई भी सिविल सर्विस में कोई भी काम कर रहा है जो केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, तो उनका जो जोखिम भरा जो विशेष भत्ता होता है वो उनको पहले ही मिल चुका है। लेकिन बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए ऐसा नहीं हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा भेदभावपूर्ण भाव मतलब किया जा रहा है कि यार बीएसएनएल कंपनी यहाँ पर सरकारी होते हुए भी कर्मचारियों की तरफ पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पा रही है। ठीक है। और वो ये जो कर्मचारी जोखिम भरे क्षेत्र में काम करते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर बीएसएनएल यू का मानना है। यदि केंद्र सरकार की नीति या निर्देश है कि ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को यह भत्ता मिलना चाहिए, तो बीएसएनएल द्वारा इसमें देरी करना नीतिगत चूक या वित्तीय कुप्रबंधन का संकेत हो सकता है। ठीक है। एचआर है, उनकी तरफ से क्या कहना है, यह गारंटी है कि भले ही सकारात्मक हो, लंबे समय से लंबित मुद्दे के लिए काफी नहीं है। यूनियनों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय सीमा और कार्यवाही की योजनाओं पर जोर देना होगा कि यह मामला जल्द से जल्द हल किया जाए। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा अकस्मिक श्रमिकों जो कैजुअल लेबर्स है उनके लिए जो डीए काफी टाइम से पेंडिंग है उसका क्या है। यह मुद्दा आकस्मिक श्रमिकों यानी कि कैजुअल लेबर्स के लिए वित्तीय न्याय और उनके अधिकारों से संबंधित है, जो प्रायः कंपनी सबसे ज्यादा कमजोर कर्मचारी वर्ग होते हैं। महंगाई भत्ता डीए मूल्य वृद्धि के कारण जीवन यापन की लागत में हुई बढ़ोतरी की भरपाई करता है। पेंडिंग में 2 किस्तें हैं डीए की जिसका भुगतान होना था कैजुअल लेबर्स के लिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। देखिए यहाँ पर जनवरी 2025 से लंबित 2 डीए किस्तों का भुगतान न होना आकस्मिक श्रमिकों पर गंभीर आर्थिक बोझ डालता है। ये श्रमिक अक्सर दैनिक जीवन या मासिक मजदूरी पर निर्भर होते हैं और डीए में देरी सीधे उनके परिवार के गुजारे और कल्याण को प्रभावित करती है। ठीक है। मतलब काफी टाइम से पेंडिंग है कैजुअल लेबर्स की 2 किस्तें हैं जो कि जनवरी 2025 से अटकी हुई है, उनको उनके खाते में डालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उन किस्तों में जो देरी हो रही है उसके कारण उनके जीवन यापन पर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, परेशानी में हो सकते हैं वो। ठीक है। यूनियनों का यह याद दिलाना कि पिछले वर्ष भी यही मुद्दा उठ रहा था, यह दर्शाता है कि कोई आकस्मिक चूक नहीं हुई है, बल्कि मैनेजमेंट की ओर से आकस्मिक श्रमिकों के डीए भुगतान को कम प्राथमिकता देने की एक प्रणालीगत समस्या है। ठीक है। कुछ सिस्टमेटिक इश्यूज है। यह श्रम कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा और पारिश्रमिक के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ठीक है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट की क्या है, इसमें हस्तक्षेप क्या है, इंटरफेयर कर रही है। निर्देशक यानी कि एचआर द्वारा सीडीएम के साथ चर्चा का आश्वासन देना, यह मामला वित्तीय प्रकृति का है और इसका भुगतान करने के लिए उच्च स्तरीय वित्तीय अनुमोदन यानी कि हाई लेवल फाइनेंशियल अप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यह यूनियनों के लिए दबाव बनाने का एक अवसर है कि सीएमडी से सीधे हस्तक्षेप करवाए ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। लास्ट में यह बैठक यूनियनों की सक्रियता और बीएसएनएल कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के प्रति उनके दायित्व को दर्शाती है। हालांकि प्रबंधन ने सभी मुद्दों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया है, जो कि मैनेजमेंट है उन्होंने यूनियनों का अगला कदम आश्वासनों को ठोस परिणाम में बदलना होगा। विशेष रूप से कश्मीर भत्ते और आकस्मिक श्रमिकों के डीए भुगतान के लिए स्पष्ट समय रेखा टाइमलाइन तय करना होगा और उसका सख्ती से पालन करवाना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है। अब जो ये कैजुअल लेबर्स का मुद्दा है, उसके बाद कश्मीर वेले का जो इश्यूज है, ठीक है, उसके बाद सदस्य सत्यापन, तीनों मुद्दे अभी स्थिर हैं। ठीक है। मतलब कोई आगे नहीं बढ़ पाया है, सिर्फ यहाँ पर इस मीटिंग में इन्होंने चर्चा की है, यहाँ पर कोई जो इश्यूज है सोल्व नहीं हुआ है। ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी 18 नवंबर 2025 की। तो इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।